हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फ्रैंक आईएससी बुक का चैप्टर नंबर 10 मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए बेसिकली दो अप्रोचेस होती हैं, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। दूसरी अप्रोच होती है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं कि क्या लिमिटेशंस थी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की, जिसकी वजह से हमने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक एप्रोप्रिएट मेथड लगा जिससे कि हम प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम को निकाल सकें। तो टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू का लिमिटेशन ये था कि उसमें हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बट पर यूनिट कॉस्ट उसमें हमको अवेलेबल नहीं होती है। पहली लिमिटेशन ये थी जिसकी वजह से हमने उस अप्रोच को नहीं यूज़ करते हैं। दूसरी लिमिटेशन ये है कि कहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मैक्सिमम होगा, वो पता लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसकी वजह से आगे आने वाले चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स होंगे हमारे मार्केट से रिलेटेड, उसमें हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को ही यूज़ करेंगे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच के हिसाब से ये तीन रूल्स फुलफिल होने चाहिए, तभी हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का सबसे पहला रूल है, इन शॉर्ट रन फर्म प्रोड्यूस इफ एंड ओनली इफ P or AR is more than ABC और total revenue is more than total variable cost। आइए समझते हैं पहले इसका मतलब। जैसे आपको पता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए दो कॉस्ट इनकर्ड होती हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। पर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फर्म शॉर्ट रन में सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, अगर वो अपनी फिक्स कॉस्ट को रिसीव नहीं कर पाती या अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाती अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी, तो भी उसे अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट रखे रहना चाहिए। तो इन नट एंड शेल अगर कोई फर्म शॉर्ट रन में सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रही है, फिक्स कॉस्ट को वो रिकवर नहीं कर पा रही है अपनी कमोडिटीज को सेल करने से, तो भी उस फर्म को अपना प्रोडक्शन यूनिट क्लोज नहीं करना चाहिए, उस फर्म को अपना प्रोडक्शन चालू रखना चाहिए। बट अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे कि वो वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती, तो उस केस में उस फर्म को शट डाउन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि प्रोड्यूसर कब तक अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करे। तो इन शॉर्ट रन अगर प्रोड्यूसर्स की जो कॉस्ट आती है किसी भी कमोडिटी को बनाने की, उस कॉस्ट को इनकर करके वो जितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है उसको सेल करने से, तो वो वेरिएबल कॉस्ट अगर रिकवर कर पा रहा है तो उसे अपना प्रोडक्शन चालू रखना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए 10 रुपीज़ लगते हैं, सपोज 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है और 4 रुपीज़ जो है वो फिक्स कॉस्ट है, बट फर्म उस प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ में बनाती है और मार्केट में जब वो सेल करती है तो उसको सिर्फ 6 रुपीज़ का रेवेन्यू होता है। तो इस केस में फर्म को अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद नहीं करना चाहिए, शॉर्ट रन में उसको चलाए रखना चाहिए। हाँ, लॉन्ग रन में अगर वो फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करती तो उसको अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद कर देना चाहिए, और अगर वो वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती तो उसको शट डाउन कर देना चाहिए। बट इन शॉर्ट रन अगर वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर होती है तो भी उसे अपना प्रोडक्शन चालू रखना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट रूल। दूसरा रूल आता है कि अब हमें ये पता लगाना है कि फर्म जो है, अब हमें ये पता पड़ गया कि फर्म जो है शॉर्ट रन में उसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो इस केस में वो अपने प्रोडक्शन को चालू रखे। अब हमें ये पता लगाना है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होगा, वो किस लेवल पे आउटपुट को प्रोड्यूस करे ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो।
जैसे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के केस में जहाँ डिफरेंस दोनों में सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होता है। उसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट होता है। अब हमें पता पड़ गया कि हमें किस लेवल पे आउटपुट प्रोड्यूस करना है जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हो। अब जब मैं आपको इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बताऊंगी तो उसमें दो जगह हैं जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करता है। फर्स्ट स्टेज पे जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करता है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वो एक तरह का प्रॉफिट मिनिमाइजेशन पॉइंट है। वो ऐसा क्यों प्रॉफिट मिनिमाइजेशन पॉइंट है, जब मैं आपको भी डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी तब मैं साथ के साथ बताऊंगी आपको। तो हमारा यहाँ पे एम होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ना कि प्रॉफिट को मिनिमाइज करना है। तो दो पॉइंट है जहाँ पे एमसी एमआर को कट करेगी। पहले पॉइंट पे तो प्रॉफिट मिनिमाइज होता है, दूसरे पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। आइए चलिए अब हम इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं और इन तीनों रूल्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमने ओ एक्स एक्सिस पे हम हमेशा आउटपुट लेते हैं, ओ वाई एक्सिस में जो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं उसको लेते हैं। अब यहाँ पे हम रेवेन्यू और कॉस्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। अब आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो होता है वो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? इन शॉर्ट रन इन परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा प्राइस होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसलिए होता है और वही हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होता है क्योंकि जितने ज़्यादा क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी को हम सेल करते हैं तो हम पर यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो हम डिक्रीज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं एक कमोडिटी एक एप्पल 10 रुपीज़ में सेल करती हूँ तो अगर मैं 2 एप्पल सेल करूँगी तो उसको मैं 20 में करूँगी, 3 एप्पल सेल करूँगी तो 30 में करूँगी। इसका मतलब ज़्यादा कमोडिटीज़ को सेल करने पे मैं प्राइस कम नहीं करती हूँ। इसीलिए जो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बिल्कुल बराबर आएगा। ओके, जितना एवरेज रेवेन्यू प्राइस होगा वही हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होगा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसके रिगार्डिंग डिटेल लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और जिसको वो देखना है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकता है। तो सब जैसे कि हमें पता है जो प्राइस होती है वही एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होती है, वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। मार्जिनल कॉस्ट का क्या नेचर होता है? इनिशियल स्टेज में वो डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। एक पॉइंट आता है जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करती है, उसके बाद और ज़्यादा आउटपुट बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ वापस मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है और उसके बाद भी अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। और यहाँ पे कम क्यों हो रही है? क्योंकि हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिसीव हो रहा है। और यहाँ पे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग भी मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है। तो एज पर रूल नंबर 2 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा? जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगा, जो कि है हमारा Q1 पे। और यहाँ पे हम प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करता है? OL यानी L1 आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। बट अगर प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करना यही स्टॉप कर देगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इस लेवल के बाद अपने आउटपुट को इंक्रीज करता है तो आप ये देखो, आप देखिए कि अगर वो इस पॉइंट के बाद भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है और रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो अगर वो इस पॉइंट पे ही अपने प्रोडक्शन को रोक देगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इस पॉइंट के बाद अगर और प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो तो कम होती है, जबकि रेवेन्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट मिनिमाइजेशन है। एज पर रूल नंबर 3 हमें प्रॉफिट मिनिमाइज नहीं करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? तो प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना
चाहिए, तो प्रोड्यूसर को और प्रोड्यूस करना चाहिए और प्रोड्यूस करना चाहिए। और यहाँ पे जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC है, तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है। और यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूसर को कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, L2 प्रोड्यूस आउटपुट करना चाहिए। तो एक बार फिर से हम सम अप कर लेते हैं तीनों रूल्स को। सबसे पहला रूल ये है कि प्रोड्यूसर को शॉर्ट रन में देखना चाहिए कि मेरे को प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। ये कैसे डिसाइड करेगा प्रोड्यूसर? अगर उसका जो रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसे प्रोड्यूस करना चाहिए, उसे अपना प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, उसको हमेशा अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पता लगाना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वो लेवल होता है जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अब 2 पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करता है तो वो ये इंश्योर करे कि उसका प्रॉफिट मिनिमाइज नहीं हो, जबकि इसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज। उसका प्रॉफिट मिनिमाइज नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, फर्स्ट लेवल जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट है, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट मिनिमाइजेशन है, क्योंकि उसके बाद भी अगर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो उसकी कॉस्ट कम आती है और रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो उसको और प्रोड्यूस करनी चाहिए गुड्स एंड सर्विस। सो सेकंड पॉइंट है जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC कट करता है, वही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है। तो ये थे कुछ रूल्स मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट इन परफेक्ट कंपटीशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को वॉच कर पाए और अपनी प्रिपरेशंस अप टू मार्क रख पाए। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू सो मच।